हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हम अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे और 3 अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हमारे पास में चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है जो है हिमांक में अवनमन। जैसा कि हमने पुरानी क्लास के अंदर यानी पिछली क्लास के अंदर भी हमने बात कही थी, उन्नयन और अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे इस जो अणुसंख्य गुणधर्म है यानी हिमांक के अंदर अवनमन किस प्रकार से होता है वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें हिमांक क्या होता है। हिमांक देखें, किसी भी द्रव का जो हिमांक है वो उस द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव और ठोस दोनों ही एक दूसरे के अंदर साम्य में होते हैं। यानी किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव और ठोस आपस में साम्य में होते हैं उस द्रव का हिमांक कहलाता है। अब इसको दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का वाष्प दाब उस पदार्थ की द्रव अवस्था के वाष्प दाब के तुल्य या बराबर हो जाता है। अब देखें, जब हम बना रहे हैं विलयन, तो विलयन के अंदर अगर अपन विलेय के तौर पर अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो जैसे ही विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ या विलेय मिला देंगे तो इस तरीके से जो हमारे पास में विलयन आएगा उस विलयन का वाष्प दाब जो होगा वो शुद्ध विलायक से हमेशा कम प्राप्त होगा, जिसकी वजह से विलयन विलायक की तुलना में कम ताप पर जमने लगेगा। यानी अगर अपन किसी विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दें जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होता तो उस स्थिति में बनने वाला जो विलयन है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम ताप पर ही जमने लगता है। तो इस तरीके से विलयन का हिमांक जो है विलायक से कम हो जाता है और यही जो स्थिति है या प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन यानी हिमांक में हुई कमी। अब जैसे दूसरे जो हमने अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में देखा था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हिमांक में अवनमन के आधार पर यहाँ पर इसके अणुभार की गणना के लिए सूत्र निकालेंगे या यूँ कह के संबंध देखेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर शुद्ध विलायक हमने ले लिया है T0F और विलयन का हिमांक जो है TF है, तो हिमांक में अवनमन डेल्टा TF जो है वो T0F माइनस जो है TF हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें डेल्टा TF अगर निकालना चाहें यानी हिमांक में अवनमन देखें तो यहाँ पर क्या संबंध बनता है, WB अपॉन MB इंटू KF अपॉन WA इंटू 1000, या इसको MB यानी अणुभार के पद में लिखना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा MB बराबर 1000 इंटू KF इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा TF हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में एक और जो अणुसंख्य गुणधर्म है जो कि है यहाँ पर हमारे पास में हिमांक में अवनमन, उसके आधार पर भी हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में यहाँ पर है अगला टॉपिक जो हमारे पास में है। अणुसंख्य गुणधर्म हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास में आता है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब बात करें कि असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या चीज़ है ये और ये किस तरह से उत्पन्न होता है। देखो, असामान्य यानी सामान्य नहीं है, जैसा मिलना चाहिए वैसा हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये जो है दो स्थितियों में पैदा होता है या दो स्थितियों के अंदर हमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जब हमारे सामने जो सामान्य द्रव्यमान नहीं आकर के कुछ परिवर्तित द्रव्यमान हमें देखने को मिलता है। ये दो स्थितियां हैं आयनन और संगुणन। आयनन का मतलब होता है जब किसी विलेय पदार्थ को हम या यूँ कहें कि आयनिक पदार्थ को जब हम जल के अंदर या किसी विलायक में विलेय करते हैं तो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, इसको हम कहते हैं आयनन। इसी तरह से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें किसी विलायक में डालने पर उसके अणु आपस में जुड़कर संगुणित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बंधन या किसी अन्य बंधन के माध्यम से, तो इसे कहते हैं संगुणन। अब सबसे पहले देखेंगे हम आयनन की घटना। जैसे 1 मोल NaCl को जल में जब अपन विलेय कर दें तो NaCl से क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस, यानी यहाँ पर 1 मोल से 2 मोल आयन प्राप्त होंगे। जबकि हम क्या सोचेंगे कि हमें विलयन के अंदर कितने कण मिलने चाहिए, 1 मोल कण चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जैसे हम 1 मोल NaCl को
विलायक में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं और 2 मोल आयन प्राप्त हो जाते हैं वहाँ पर। इसी तरह से संगुणन के अंदर देखें, विलयन में अंदर अगर संगुणन हो जाएगा तो वहाँ पर कणुओं की संख्या जितनी आपेक्षिक अपन लगाएंगे कि हाँ इतना होना चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, कम प्राप्त हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि विलय का जो अणुभार है वो सामान्य से क्या प्राप्त हो जाएगा, ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, और बेंजीन में के अंदर, विलायक के अंदर संगुणित होकर के क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से देखें, यहाँ पर एसिटिक अम्ल के द्विलक का निर्माण दिखाया गया है, जहाँ पर एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बंधन के माध्यम से द्विलक संरचना बना लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखें वापस एक बार, ये देखें, ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर हमने क्या कहा, अणुसंख्या गुणधर्म। तो यहाँ अणुसंख्या गुणधर्म क्या है, हिमांक में अवनमन, और अणुभार के क्या होता है यहाँ पर, देखो व्युत्क्रमानुपाती है नहीं है, यानी अणुसंख्या गुणधर्म में वृद्धि होती है तो अणुभार में क्या होगी, कमी, और अणुभार में वृद्धि होती है तो अणुसंख्या गुणधर्म में क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरह से एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो अणुभार है वास्तविक भार से हमेशा दुगना देखने को मिलता है, जबकि NaCl का अणुभार जो है वास्तविक भार से हमें आधा ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आगे देखेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक जो है ये हमारे असामान्य आणविक द्रव्यमान से रिलेटेड है। देखें तो वांट ऑफ गुणांक क्या चीज़ है, इसको आई से निरूपित करते हैं, यानी ये जो एक तरीके का गुणांक जो है इसे आई से दर्शाते हैं, और इसको जैसे नाम से स्पष्ट होता है, किसने दिया था, वांट ऑफ ने दिया था। ये इसका काम क्या है, ये आयनन और संगुणन की मात्रा जो है इसके माध्यम से ज्ञात की जा सकती है। तो देखें यहाँ पर, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान या अणुभार को स्पष्ट करने के लिए वांट ऑफ ने वांट ऑफ गुणांक आई का प्रतिपादन किया था, जिसके माध्यम से विलय के आयन की मात्रा और संगुणन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि आयनन क्या होता है, संगुणन क्या होता है, और ये असामान्य आणविक द्रव्यमान को कैसे उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वांट ऑफ गुणांक, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आयनन और संगुणन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखें संबंध क्या बताता है यहाँ पर, वांट ऑफ गुणांक जो आई है, आई बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म, जो कि हम क्या करते हैं, देखते हैं, अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, यानी वास्तव में सिद्धांत के अनुसार क्या होना चाहिए था वो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि आयनन या संगुणन के बाद प्राप्त कणों की संख्या, यानी आयनन और संगुणन हो जाए उसके बाद में हमें जो कणों की संख्या प्राप्त होती है, अपॉन आयनन या संगुणन से पहले, जबकि आयनन या संगुणन नहीं हुआ था उस समय कणों की संख्या कितनी थी, इसका अनुपात जो है किस रूप में प्राप्त होता है, वांट ऑफ गुणांक के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने 4 यहाँ पर जो है अणुसंख्य गुणधर्म देखे थे। पहला तो था वाष्प दाब जो था वो क्या है, डेल्टा पी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा पी सैद्धांतिक, इस तरह से डेल्टा टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टी बी सैद्धांतिक, और जो आज हमने देखा था अभी डेल्टा टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल्टा टी एफ सैद्धांतिक, और यहाँ पर असरण दाब वाला था जो पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। अब यहाँ पर देखें, यदि आई का मान जो है 1 प्राप्त हो जाता है तो उस समय विलय का विलयन में आयनन या संगुणन नहीं होगा, यानी आई का मान अगर 1 प्राप्त हो रहा है तो वहाँ पर ना तो आयनन होगा संगुणन होगा, क्योंकि देखें इस फॉर्मूले के अंदर ये जो अभी आई के लिए जो फॉर्मूला बन रहा है ये क्या कह रहा है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक, या यूँ इस वाले में देखें तो ये क्या है कि आयनन संगुणन के बाद और आयनन संगुणन के पहले, अगर यहाँ पर दोनों में अणुओं की संख्या नहीं बदल रही, ना घट रही है ना बढ़ रही है, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर ना तो आयनन होगा ना ही संगुणन होगा। अगर आई का मान 1 से ज़्यादा आ रहा है तो विलय का क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनन हो रहा है, उसी स्थिति के अंदर यहाँ पर अणुओं की संख्या में क्या देखने को मिलेगी, हमें वृद्धि देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आई का मान 1 से कम आ रहा है तो यहाँ पर क्या, इसका मतलब क्या है कि विलय का संगुणन हो रहा है, यानी बाद में अणुओं की संख्या में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। नेक्स्ट, यदि विलय का विलयन में आयनन या संगुणन हो जाता है, यानी आई का मान 1 से ज़्यादा या कम मिलता है, तो अणुसंख्या गुणधर्म के सामान्य समीकरण बदल जाएंगे। तो हमने देखें हर जो भी हमने अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े वहाँ पर फाइनल में हमने MB का फॉर्मूला निकाला था, अणुभार निकालने के लिए फॉर्मूला प्राप्त किया था, तो उनके अंदर कुछ बदलाव हो जाएगा। देखें कैसे, जैसे वाष्प दाब के अंदर आपेक्षिक अवनमन का जो फॉर्मूला है
फॉर्मूला बाकी सेम रहेगा, बस यहाँ पर गुणांक के तौर पर हम क्या लगा देंगे, आई का इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से आगे देखें, क्वथनांक में उन्नयन है तो सेम वही फॉर्मूले रहेंगे, बस यहाँ पर गुणांक के रूप में आई लगा देना है। यहाँ पर भी देखें गुणांक के रूप में आई लगा देना है। हिमांक अनुमान वाला फॉर्मूला है तो वहाँ पर भी क्या लगा देंगे, आई एक्स्ट्रा हमने यहाँ पर लगा दिया, बाकी सेम फॉर्मूला वही रहेगा। परासरण दाब के अंदर भी पाई बराबर एनआरटी था तो यहाँ पर हमने क्या लगा देना है, आई को गुणांक के तौर पर लगा देना है। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वांट ऑफ गुणांक और आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा को दर्शाते हैं अल्फा से, उसके अंदर संबंध देखना है। देखिए कैसे संबंध निकालेंगे इसके अंदर। देखें मान लीजिए यहाँ पर जो एक प्रक्रिया आयनन की प्रक्रिया देख रहे हैं, जिसके अंदर कोई जो विलेय पदार्थ है जो है ए है, जो विलयन की प्रक्रिया के अंदर किस में बदल रहा है, बी के अंदर है। बी और कितने बन रहा है, एन बी बन रहे हैं यहाँ पर। तो देखें उस स्थिति के अंदर प्रारंभ में मोल दे दें एक के, ए के कितना हो जाएगा, एक, और यहाँ पर बी अभी तक वो आयनन हुआ नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, 0। साम्य पर जो हो जाएगा इसके अंदर से मान लीजिए आयनन कितना हुआ, अल्फा आयनन हुआ, तो साम्य पर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पर बी के स्थिति में क्या हो जाएगा, एन अल्फा बन जाएंगे। अब देखें विलेय के प्रेक्षित मोल टोटल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो विलेय के प्रेक्षित मोल हमारे सामने आ जाएंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 के तौर पर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने संबंध आ जाता है। इसके आगे अपन चलते हैं, देखें नेक्स्ट। अब अगर अपन इसी केस के अंदर देखें तो वो तो हमारे सामने था प्रेक्षित वाला। अब अगर सैद्धांतिक मोल देखें तो सिद्धांत के अनुसार हमें कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए। अब यहाँ देखें आई जो वांट ऑफ गुणांक है उसका फॉर्मूला क्या है, आयनन के बाद और आयनन से पूर्व का अनुपात होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर आई बराबर 1 प्लस एल्फा इंटू एन माइनस 1, और सैद्धांतिक मान अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। या फिर अपन ये कह सकते हैं आई इंटू 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। या फिर इसको हम लिख सकते हैं आई माइनस 1, ये प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर एल्फा एन माइनस का 1। अगर इसको एल्फा के पद में लिखें तो यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा भाग में हो जाएगा, तो एल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस का 1 अपॉन एन माइनस का 1। तो ये संबंध आ जाता है हमारे पास में आयनन की मात्रा और वांट ऑफ गुणांक के अंदर। इसके बाद हम आगे चलेंगे यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक और संगुणन की मात्रा के अंदर। संगुणन की मात्रा को जो है यहाँ पर अपन यहाँ पर अल्फा के तौर पर ही दिखा लेते हैं। तो देखें संगुणन की मात्रा के अंदर संबंध देखें। मान लिया कि विलेय के जो अणु हैं एन है, जो संगुणित होकर के एक अणु बना लेते हैं, और यहाँ पर संगुणन की मात्रा कितनी ले लेते हैं अपन, अल्फा ले लेते हैं। तो उस केस के अंदर देखें यहाँ पर क्या है, एन ए जो थे वो किसके अंदर बदल गए, ए एन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रारंभ में ए के मोल मान लेते हैं हम 1, यानी यहाँ पर अभी संगुणन नहीं हुआ है, और संगुणन के बाद में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा बाई एन हो जाएगा। अब विलेय के सैद्धांतिक मोल तो अभी भी यहाँ पर कितने मानेंगे हम, 1 ही मानेंगे। प्रेक्षित मोल जो होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन कर लेंगे हम यहाँ पर। इसी के अंदर आगे चलें तो आई का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, आई का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के प्रेक्षित मोल अपॉन विलेय के सैद्धांतिक मोल। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन पूरे के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखें आई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। अब इनमें दोनों साइड में यानी जो समीकरण हमारे पास बनी है इसमें दोनों तरफ क्या कर दें, बराबर के दोनों तरफ n का गुणा कर दें। गुणा करने पर देखें एन आई बराबर n माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा बाई एन, एन से एन हम काट देंगे। नेक्स्ट एन आई बराबर हो जाएगा n माइनस एन अल्फा प्लस अल्फा। अब देखें यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो हो जाएगा n इंटू आई माइनस एन बराबर अल्फा माइनस एन अल्फा, और n यहाँ पर इसको क्या करना, हमें n को हमने कॉमन ले लिया है, तो n हो जाएगा i माइनस 1 बराबर अल्फा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस n, या यहाँ पर जो है हम देखेंगे संगुणन की जो मात्रा है अल्फा, ये क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, n इंटू आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n के। तो इस तरह से हमने जो वांट ऑफ गुणांक, आयनन की मात्रा और
संगुणन की मात्रा के अंदर हमने संबंध देख लिया है। तो नेक्स्ट जो चीज़ अपने यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर बचती है वो है ये ग्राफ। ये ग्राफ हालांकि इसकी ज़रूरत आपको शायद ही कम पड़ेगी, लेकिन ये ग्राफ जो है कंप्लीट ग्राफ है जो अनादर्श विलयन के अंदर धनात्मक विचलन को, आदर्श विलयन के लिए ग्राफ को और अनादर्श विचलन यानी ऋणात्मक विचलन को कंबाइन तौर पर दर्शाता है। इन केस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राफ को बनाने की तो यही ग्राफ आपको बनाना है। तो इसका आप देख लीजिए, एज इट इज आपको ये ध्यान में रखना है। तो देखें यहाँ पर क्या है, वाष्पदाब के अंदर अगर यहाँ पर धनात्मक विचलन होगा तो वाष्पदाब जो है मोल भिन्न के साथ साथ शुरुआत में बढ़ेगा, बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि आदर्श विलयन के लिए देखें एक तरीके से अपने पास में क्या मिल रही है, एक सीधी रेखा मिल रही है। इस तरह से अनादर्श विलयन है और वो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है, तो यहाँ पर शुरुआत में तो देखें क्या होगी, वाष्पदाब में कमी होगी, फिर यहाँ इस पॉइंट पर जाते हुए हल्की से हमें देखने को मिल जाएगी वृद्धि। तो ये चीज़ है अपने यहाँ पर। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके इस ग्राफ को बना सकते हैं आप। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है विलयन का। इसी के साथ में एक जो फॉर्मूला है जो काम क्या आएगा आपके, कई बार आपको मोलरता या मोललता का विलयन बनाने के लिए आता है कि इस मतलब सॉल्यूशन बनाइए, इतने ग्राम लेकर के बनाना है। तो उस केस में चाहे आपको मोलरता मिले चाहे मोललता मिले, फॉर्मूला आपका ये रहेगा WB/MB 1000/W है। यहाँ पर WB जो है विलय की मात्रा ग्राम में, जो जहाँ तक है आपको क्वेश्चन में पहले से दी रहेगी, और साथ में मिलेगी यहाँ पर MB जो है विलय का मोलर द्रव्यमान है। ये हो सकता है आपको प्रश्न में मिले या न हो सकता ना भी मिले। ये जनरली आपको इससे जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो मिलता है आपको NaOH से रिलेटेड, तो NaOH का तो आप ध्यान नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है यहाँ पर WA है विलायक का द्रव्यमान। ये भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी कि इतने ml का या इतने लीटर का सॉल्यूशन आपको बनाना है और इतने ग्राम आपने लेना है, तो उसकी मोलरता या मोललता ज्ञात करनी है। दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अगर मोललता रहेगी तो यहाँ पर WA जो है आपका ये किलोग्राम के अंदर आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी अगर मोलरता है तो ये ml के अंदर आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो यहाँ इसी के साथ में अपना जो ये विलयन का जो टॉपिक है, विलयन का टॉपिक आज कंप्लीट होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।